कर ले, में से एक पूछ सकता है या फिर इस विद्वानों की परिभाषा से कोई एक नंबर पूछ सकता है। एमसीक्यू में 2 नंबर हो गया। जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक को अध्ययन करना उसके बारे में भी जानेंगे और कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके नियतिवाद, संभववाद और है नवनिश्चयवाद, मानव का प्रकृतिकरण, अब प्रकृति का मानवीकरण। ये जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ इस चैप्टर से जानने का ज़रूरत है। इस टॉपिक का तो हम लोग कवर करवे करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ इससे हम लोग सीख लेते हैं। और अगर आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में एमसीक्यू में कम से कम 2 नंबर और थियोरी पे कम से कम 2 या फिर 5 नंबर के लिए आपको बेनिफिट, यानी टोटल पूछा जाए तो 4 या फिर 7 नंबर आपको दिला सकता है एक ही चैप्टर, अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक बातें, यानी मानव भूगोल। हम लोग भूगोल को पढ़े तो मानव भूगोल से पहले कुछ भूगोल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भूगोल जो होता है दोस्तों, भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? भूगोल। लेकिन भूगोल, अब तो भूगोल के बारे में पता चल गया। अब भूगोल के पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज। इसको याद रखिएगा, भूगोल के पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज लिख दे रहे हैं दोस्तों, इरेटोस्थनीज। और अब भूगोल के बारे में देख ली। अब भूगोल की शाखाएं, और भूगोल की 2 में से एक शाखाएं हम लोग को पढ़ना है मानव भूगोल के बारे में। देखो, भूगोल की 2 शाखाएं होती है। एक होती है भौतिक भूगोल, और दूसरा होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग वो सारी अध्ययन करते हैं जो हम लोग को पृथ्वी के ऊपर, यानी जलवायु विज्ञान, भू विज्ञान हो गया, यानी जो कुछ भी दिखाई था, पहाड़, पर्वत, नदी, उस सब के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक भूगोल। लेकिन हम लोग को अध्ययन करना है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल होता क्या है? मानव यानी व्यक्ति, यानी मनुष्य हो जाते हैं, और भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। अगर एक तरीके से डिफिनेशन पूछा जाए तो मानव और पृथ्वी के पर्यावरण के साथ, पृथ्वी के पर्यावरण के साथ अध्ययन को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। देखो, मानव और पृथ्वी के बीच का जो अध्ययन होता है, यानी पर्यावरण का जो अध्ययन होता है, उसको हम लोग मानव भूगोल बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नियतिवाद, उसके बाद संभववाद, उसके बाद नवनिश्चयवाद और मानव का प्रकृति का मानवीकरण। तो नियतिवाद क्या होता है? नियतिवाद वे विचारधारा होते हैं जिसमें मनुष्य अपने स्वयं को प्रकृति के साथ ढाल लेना, यानी जैसे प्रकृति है उसी के अकॉर्डिंग रहना, कोई संसाधन नहीं होना, उसको क्या बोलेंगे? नियतिवाद। यानी मनुष्य और प्रकृति के स्वयं ढाल लेना, इसको नियतिवाद बोलते हैं। और यही नियतिवाद को हम लोग बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। जो मानव का प्रकृतिकरण भी यही होता है, यानी मानव जो है वो प्रकृति के साथ ढाल लेना, यानी उस टाइम का मानव जो उतना विकसित नहीं था तो स्वयं प्रकृति के दास थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? मानव अपनी प्रकृति के साथ स्वतंत्र है। कैसे? कि अभी गर्मी का दिन में फैन कूलर चला रहे हैं, और अभी जैसे कि अभी जाड़े का महीना है तो अभी स्वेटर पहन ले रहे हैं, कुछ हीट वेव चला रहे हैं। तो यही है। अब संभववाद विचारधारा क्या होता है?
संभववाद विचारधारा दोस्तों, संभववाद यानी मनुष्य और प्रकृति के बीच समय के अनुसार बदल सकते हैं। यानी मनुष्य अपने, एक मिनट दोस्तों दीजिए, संभववाद विचारधारा जो है, मनुष्य अपने क्या कर सकते हैं, मनुष्य अपने समय के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। ये इसका डिफिनेशन साधारण से इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो अगर पूछा जाए संभववाद किसको बोलेंगे, तो जो समय के अनुसार बदलाव कर सके। नियतिवाद क्या है, मनुष्य प्रकृति के साथ स्वयं ढाल लेना। अब एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछता है यहीं से, संभववाद विचारधारा किसने दिया था? तो संभववाद विचारधारा जो था वो लुसियन फेब्रे ने दिया था। इसको याद रखिएगा, लुसियन फेब्रे ने संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक है। इसको हम लिख देते हैं, इसका प्रतिपादक लुसियन फेब्रे हो गया। हम लोग देख लिए संभववाद विचारधारा, देख लिए नियतिवाद विचारधारा, देख लिए। अब नवनिश्चयवाद विचारधारा किसको बोलेंगे? नवनिश्चयवाद विचारधारा एकदम आसान है, सुनिएगा। नियतिवाद और संभववाद के बीच का जो अध्ययन होता है, यानी नियतिवाद और संभववाद का जो बीच का अध्ययन को हम लोग नवनिश्चयवाद कहते हैं। जैसे कि बिना पर्यावरण को चोट पहुंचाए उसके अनुसार स्वयं को विकसित करना, यानी पर्यावरण बिना दूषित किए अपने आप को विकसित करना नवनिश्चयवाद कहलाता है। और यहीं से एक एमसीक्यू उठ के आता है दोस्तों कि नवनिश्चयवाद का जन्मदाता कौन है, इसके पिता कौन है? तो इसके पिता है दोस्तों, इनके पिता ग्रिफिथ टेलर है। इनके पिता ग्रिफिथ टेलर है। अब आ जाता है मानव का प्रकृतिकरण। जैसे कि आपको मैंने बताया कि नियतिवाद, वैसे ही सेम वही है मानव का प्रकृतिकरण यानी आदिकालीन मानव में क्या हुआ था, मानव जो था पूरा दास था। किनका दास था? तो प्रकृति का पूरी तरीके से दास था। तो वही है मानव का प्रकृतिकरण। और प्रकृति का मानवीकरण क्या हुआ? समय के अनुसार क्या हुआ, मानव सीखते गया, प्रकृति से ढलना सीख लिया, उससे विकास करना सीख लिया, उसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। दोस्तों इन्हीं से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, एक तो नियतिवाद आ सकते हैं, या फिर संभववाद आ सकते हैं, या फिर नवनिश्चयवाद आ सकते हैं, या फिर मानव का प्रकृतिकरण, या फिर प्रकृति का मानवीकरण। अब और एक टॉपिक छूट गया है दोस्तों, क्या? तो वो है कुछ वैज्ञानिकों के डिफिनेशन, यानी उन्होंने बहुत सारा इसको मानव भूगोल को विकास करने के लिए या फिर दूसरे नज़रिया से देखने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने परिभाषा रखे, उसको भी आपको दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है कि मानव भूगोल को देखने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नज़रियों से देखा। जैसे कि रेडजेल ने मानव भूगोल को कैसे परिभाषित किया, किस तरीके से अपने अंदर से फील किया। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच अध्ययन, यानी मानव भूगोल और धरातल समाज यानी जो कुछ भी हमारा संस्कृति कला है उसके बीच का अध्ययन को रेडजेल ने मानव भूगोल का एक सिद्धांत कहा। और एलेक्सी सैंपल ने, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम के लिए, सैंपल ने क्या कहा, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील के बीच परिवर्तन, यानी मानव भूगोल और पृथ्वी के बीच हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, वो एलेक्सी सैंपल ने भी कहा। फिर बलासा ने क्या कहा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक जीवन के बीच अध्ययन, यानी बलासा ने कहा कि जैसे कि हम लोग जी रहे हैं पृथ्वी में, तो बहुत सारे जीव जंतुएं हैं यहाँ, तो उस जीव जंतुओं के मध्य और हमारे मनुष्य प्रजाति के बीच के भी अध्ययन को भी उन्होंने
इशारा किया। अब ये तीनों डिफिनेशन में तो कोई बदलाव होने वाला है नहीं, काहे कि कोई भी विद्वान का डिफिनेशन जो होता है यानी परिभाषा जो होता है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, वो आपको याद करनी ही करनी है। लेकिन इससे इस चैप्टर से क्या क्या एमसीक्यू हम लोग को पूछ सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करा देते हैं। सबसे पहले तो आपको पूछेगा मानव भूगोल। मानव भूगोल के पिता आपको पूछ लिया जाएगा। मानव भूगोल के पिता कौन है? तो फ्रेडरिक रेडजेल है, ये आपको पूछ सकते हैं। और पूछ सकते थे फ्रेडरिक रेडजेल के एक बहुत ही चर्चित किताबें हैं, उस किताब का क्या नाम है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। नोट कीजिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी हजारों बार पूछा गया है। उसके बाद आपको पूछ सकता है नवनिश्चयवाद का पिता कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। और संभववाद का पिता कौन है? तो लुशियन फेब्रे। इस तीनों में से एक पूछ सकता है, या फिर इस विद्वानों के परिभाषा से कोई एक नंबर पूछ सकता है। एमसीक्यू में 2 नंबर हो गया। अब क्या होता है थ्योरी में, तो आपको बता दिए इन जिन जिन टॉपिकों पे आप चर्चा किए उन टॉपिकों में से एक टॉपिक फिक्स है। तो जय हिंद दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद। मिलते